जेठ जी, हटिए यहाँ से, ज़रा पोछा लगाना है। देव हड़बड़ाहट में उठा तो बगल की टेबल पे रखा फूलदान फर्श पर गिर पड़ा। वो चीख उठी, जाहिल गवार, लोगों को इतने बड़े बंगले में रहने की तमीज़ नहीं है, फिर भी मुंह उठाकर चले आते हैं। देव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो झुककर जल्दी जल्दी टूटे हुए फूलदान के टुकड़े समेटने लगा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ करना छोटी बहू, गलती से गिर गया। लेकिन छोटी बहू काजल का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तीखे स्वर में बोली, गलती तो आप लोगों से ही होती है। आपको तो समझ ही नहीं है कि इतने महंगे सामान कैसे संभाले जाते हैं। पता है, ये फूलदान विदेश से मंगाया गया था। देव ने अपनी नज़रें झुका ली। उसके चेहरे पर गहरी चोट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। उसी समय घर की नौकरानी भी वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। उसे भी देव की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। काजल ने ताना मारते हुए फिर से कहा, और हाँ, अगली बार मेरे कमरे के आसपास मत आइएगा। जहाँ काम हो वहीं रहिए। हर जगह टहलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर देव के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। वो चुपचाप वहाँ से हट गया। उसके कदम भारी हो गए थे। वो बरामदे में जाकर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो सोचने लगा कि कभी यही घर उसका भी था, जहाँ वो अपने छोटे भाई को कंधों पर बैठाकर घुमाता था, उसके लिए खिलौने खरीद कर लाता था। आज उसी घर में वो पराया सा महसूस कर रहा था। उसे अपनी पत्नी की बात याद आने लगी, जो हमेशा उसे समझाया करती थी कि छोटे भाई की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढना। लेकिन आज छोटी बहू की बातों ने उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचा दी थी। वो आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांस लेने लगा, जैसे अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से काजल के बड़बड़ाने की आवाज़ आई, ज़रूर पैसे मांगने आए होंगे। इन कंगालों के पास तो खाने के पैसे भी नहीं होंगे। ये शब्द देव के कानों में तीर की तरह चुभ गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अनायासी अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो चुपचाप बरामदे की दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसके मन में पुरानी यादें घूमने लगी। उसे याद आया, जब छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था, तब उसने अपनी ज़रूरतें काट कर उसकी फ़ीस भरी थी। कई बार खुद पुराने कपड़े पहन लिए, लेकिन भाई की हर इच्छा पूरी की। उस समय उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसी के घर में उसे अपमान सहना पड़ेगा। अंदर से काजल अब भी बड़बड़ा रही थी, जब देखो तब आ धमकते हैं, जैसे इस घर में इनका हक हो। देव ने सिर झुका लिया। उसके दिल में दर्द के साथ एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। वो सोच रहा था कि शायद आज वो सचमुच इस घर में मेहमान से भी कम रह गया है, कि तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी परिवार की पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वो अपने छोटे भाई को कंधों पर बैठाए हंस रहा था। उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखों में चुपचाप आंसू बह गए और वो सोचने लगा कि रिश्ते शायद अब तस्वीरों तक ही सिमट के रह गए हैं। वो इतना अपमानित होकर वहाँ रुकना नहीं चाहता था, लेकिन ज़रूरी काम से आया था, इसलिए भाई अतुल के ऑफिस से आने का इंतज़ार करने लगा। बरामदे में बहुत तेज़ गर्मी थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। सामने छत पर पंखा घूम रहा था। उसकी ठंडी हवा अंदर कमरे तक पहुंच रही थी। देव की नज़र बार बार उस पंखे पे जा रही थी, लेकिन डर और संकोच के कारण वो अंदर जाकर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो चुपचाप दीवार से टिककर बैठा रहा। गर्म फर्श की तपिश उसके पैरों में चुभ रही थी, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं बदली। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं अंदर जाकर बैठ गया तो काजल फिर से कुछ कड़वे शब्द ना कह दे। समय जैसे रुक सा गया था। हर गुजरता मिनट उसे और भारी लग रहा था। उसने अपनी हथेलियों से पसीना पोंछा और गहरी सांस लेते हुए खुद को समझाने लगा कि बस थोड़ी देर और, अतुल आ जाएगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में दर्द और अपमान की टीस बार बार उठ रही थी, जिसे वो चाहकर भी दबा नहीं पा रहा था। इधर काजल अंदर कमरे में बैठी हुई मन ही मन में कुढ़ रही थी। वो सोच रही थी, एक बार पैसे की बात छेड़ने दो, फिर मैं बताती हूँ। मैं अतुल को अपनी मेहनत की कमाई इन भूखे नंगों पर नहीं लौटाने दूंगी। वो गुस्से में इधर उधर टहलने लगी थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ झलक रहा था। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बार बार कहने लगी, जरा सा बड़ा बंगला क्या मिल गया। सब रिश्तेदारों को लगा कि जैसे यहाँ खजाना दबा पड़ा है। जब देखो तब कोई ना कोई पैसे मांगने के लिए आ ही जाता है। अब मैं साफ साफ कह दूंगी, यह कोई धर्मशाला नहीं है। काजल के मन में लालच और अहंकार धीरे धीरे जड़ पकड़ चुका था। उसे ये भी याद नहीं रहा कि कभी इसी घर की नींव खड़ी करने के लिए देव ने भी अतुल का हर कदम पर साथ दिया था। वो बस
यही सोच रही थी कि अगर आज उसने शक्ति नहीं दिखाई तो आगे भी लोग इसी तरह से फ़ायदा उठाते ही रहेंगे। वो बार बार घड़ी की ओर देख रही थी और मन ही मन योजना बना रही थी कि जैसे ही अतुल घर आएगा वो पहले ही उसके सामने बात छेड़ देगी ताकि देव कुछ कह ही ना पाए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता उतर आई थी, जैसे उसने पहले ही रिश्तों से ज़्यादा पैसों को महत्व देने का फैसला कर लिया हो। अतुल घर आया तो भैया को देखकर खुशी से चहक उठा। वो जल्दी से उनके पास गया और बोला, अरे भैया, आप अचानक, बताया भी नहीं। वो झुककर देव के पैर छूने लगा। देव ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की थकान और अपमान की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अगले ही पल अतुल हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोला, भैया, आप गर्मी में बरामदे में क्यों बैठे हैं? अंदर क्यों नहीं आए? देव ने नजरें झुका ली। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, बस ऐसे ही, सोचा तुम्हारा इंतजार यहीं कर लूं। अतुल को बात कुछ अजीब सी लगी। उसने देखा कि पसीने से देव का कुर्ता भीग चुका था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। वो तुरंत बोला, अरे भैया, चलिए अंदर बैठते हैं, यहाँ इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो? कि तभी अंदर से काजल की तेज आवाज़ आई, अतुल, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर आकर चाय पी लेना। अतुल ने आवाज़ की तरफ देखा और फिर भैया की ओर। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो देव का हाथ पकड़कर बोला, भैया चलिए अंदर। देव हल्का सा हिचकिचाया, लेकिन अतुल के आग्रह के आगे वो कुछ कह नहीं पाया और धीरे धीरे उसके साथ अंदर की ओर बढ़ गया। अंदर पहुंचकर देव सकुचाते हुए जल्दी से बोला, मैं बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। काजल, जो पास ही खड़ी थी, उसके कान खड़े हो गए। उसने चुपचाप उनकी बात सुनने के लिए खुद को वहीं रोक लिया। अतुल प्यार से बोला, बताइए भैया, क्या बात है? देव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में झिझक साफ झलक रही थी। वो बोला, मैं घर का बंटवारा कर रहा हूँ, गांव चल, अपना हिस्सा ले ले। ये सुनते ही अतुल जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ पल तक देव को देखता रहा, फिर भर्राए गले से बोला, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए भैया। देव चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। अतुल आगे बोला, वो घर आपने भैया बाबूजी का कर्ज छुड़ाकर अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है। अगर उसका बंटवारा करना है तो मेरे इस बंगले में भी हिस्सा लीजिए, हम कहीं भी मिलजुल कर रह लेंगे। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने देव का हाथ पकड़ लिया और बोला, आपकी वजह से ही मेरा वजूद है भैया। आपने मुझे पढ़ाया, संभाला, इस मुकाम तक पहुंचाया। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका और भाभी का साथ और प्यार चाहिए। ये सुनते ही देव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका गला भर आया। उसने अतुल को कसकर गले से लगा लिया। बरसों का अपनापन उस आलिंगन में उमड़ पड़ा। पास खड़ी काजल ये सब सुन रही थी। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। अपने अहंकार में मैं रिश्तों की कीमत भूल ही गई थी। आप कोई पैसे मांगने नहीं बल्कि प्यार देने आए थे और मैंने आपका दिल दुखाया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। देव भरे गले से बोला, रिश्तों में माफ़ी नहीं, समझ ज़रूरी होती है बहू। काजल फूट फूट कर रो पड़ी। अतुल ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। उस पल घर में जो अपनापन और गर्माहट फैली, उसने सारे गिले शिकवे धो दिए। उस दिन किसी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि दिलों के बीच खड़ी दीवारें टूट गई। परिवार फिर से एक हो गया, जहाँ रिश्तों की दौलत सबसे बड़ी साबित हुई। दोस्तों, परिवार में प्यार और समझदारी किसी भी संपत्ति या अधिकार से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अहंकार और घमंड से रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन माफ़ी और सच्चा अपनापन उन्हें फिर से जोड़ सकता है। जब हम दिल से समझते हैं और सम्मान देते हैं तो रिश्तों में स्थायी खुशहाली आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।